Specificity या selectivity. The selectivity of the analytical method should be demonstrated by its ability to identify or quantify the analyte of interest unambiguously. बिना किसी डाउट के क्वांटिफाई और आइडेंटिफाई करना है हमने पीक ऑफ इंटरेस्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट दैट मे बी प्रेजेंट इन द सैंपल सच एज इम्प्योरिटी, डाइल्यूएंट एंड मैट्रिक्स. एक सैंपल है, अगर हमने सैंपल सॉल्यूशन बनाया तो उसमें डाइल्यूएंट भी होगा, उसमें प्लेसिबो भी होगा, उसमें इम्प्योरिटी भी होगी और उसमें एनालाइट भी होगा जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं. अब इन सब के प्रेजेंस में भी अगर हम उस मेथड को अडॉप्ट करेंगे एनालिसिस करने के लिए तो वो सिलेक्टिव, हमें जो पीक ऑफ इंटरेस्ट चाहिए उस पीक ऑफ इंटरेस्ट को वो मेथड देगा. ये पैरामीटर हम इसी चीज के लिए यूज करते हैं. सो व्हाट आर द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया? पीक प्योरिटी शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन. थ्रेशोल्ड ज्यादा होंगे, लेस देन. पीक थ्रेशोल्ड से एंगल कम होना चाहिए. पीक प्योरिटी एंगल कम होना चाहिए. इन्फिनिटी कम होना चाहिए. कितने लोग इन दोनों लोगों से सहमत हैं? पीक प्योरिटी कम होना चाहिए. इन्फिनिटी कम होनी चाहिए सर, थ्रेशोल्ड ज्यादा होना चाहिए. पीक प्योरिटी कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए. कम होना चाहिए पीक प्योरिटी. एंगल कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड. वही तो बोल रहा हूँ, पीक प्योरिटी एंगल कम होना चाहिए पीक थ्रेशोल्ड से. जी. मतलब आप कह रहे हो पीक थ्रेशोल्ड ज्यादा रहेगा और पीक प्योरिटी एंगल कम रहेगी. सही कह रहे हो? जी. कितने लोग हो भैया इनसे सहमत? अरे किसने हाथ नहीं खड़ा किया? तिवारी जी आप तो हाथ खड़ा करो, आप तो बोल रहे थे थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा प्योरिटी एंगल कम होगी. ज्यादा ही होता है सर. हाँ? फिर भी किया हमने याद आया मुझे. याद आ रहा है आपको? थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, बट ऐसा क्यों है? आपको ये चीज याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? यस, दैट इज कट ऑफ. अगर मैंने बोला जी हमारा थ्रेशोल्ड ज्यादा है सिलेक्टिविटी या स्पेसिफिसिटी के लिए, तो इसका मतलब है उस कट ऑफ से ज्यादा गया तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, उसके नीचे है तो कंप्लायंट रहेगा. हमारा मेथड सिलेक्टिव है. तो पीक प्योरिटी एंगल थ्रेशोल्ड से कम रहेगा. जो हम एनालाइट पीक, जैसे मैंने पैरासीटामोल बीपी की बात की, तो एनालाइट पीक पे कोई भी दूसरी पीक नहीं आनी चाहिए. वो पता कैसे लगती है? ब्लैंक प्लेसिबो. हम पीडीए डिटेक्टर यूज करते हैं, क्रोमेटो प्योरिटी देखते हैं. पीक प्योरिटी का मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है वो क्रोमेटोग्राफिक प्योरिटी देने के लिए कि इस पीक में कोई भी दूसरी पीक का अंश या इंटरफेरेंस नहीं है. क्रोमेटोग्राफिक प्योरिटी या पीक प्योरिटी के नाम से. इसे हम एंगल भी देते हैं, प्योरिटी एंगल भी देते हैं और पीक प्योरिटी भी देते हैं. ठीक है. और इस पीक के रिटेंशन टाइम पे कोई दूसरी पीक तो नहीं आ रही है, वो इंश्योर करते हैं. और जो दूसरी पीक जो पीक हमें मिल रही है वो फुल्ली प्योर है या नहीं है, उसके लिए हमारे क्राइटेरिया है पीक प्योरिटी शुड बी लेस देन पीक थ्रेशोल्ड. इसको ऑलवेज पीडीएफ ही करेंगे. यस. लेकिन जहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ क्या करेंगे? फोटो डायोड एरे डिटेक्टर आप जीसी में कैसे करोगे? आप कैसे करते हो? दैट इज द क्वेश्चन. पहले भी सवाल पूछ चुके हो, पोस्ट डिग्रेडेशन में यही सवाल. तो नॉइस से देखते हैं ना. अगर हमारी नोटबुक में 3 नॉइस से कम है तो मतलब वहाँ पे पीक नहीं आनी चाहिए. वहाँ पे प्योरिटी आपके सॉफ्टवेयर में इनेबल्ड नहीं है तो आप इंटरफेरेंस देखोगे दूसरी पीक्स का. ओनली रेजोल्यूशन तो आपका सिस्टम सुटेबिलिटी क्राइटेरिया है. दूसरा, उस मेन पीक ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी दूसरी पीक आ रही है या नहीं आ रही है वो देखोगे. ठीक है. विदाउट पीडीए कैसे देखेंगे जब पीडीए है ही नहीं? उसमें नहीं देखना है आपको. लाइक आपका जो है प्लेसबो हो गया, ब्लैंक हो गए, इन सब का इंटरफेरेंस मिल रहा है क्या? आप स्पेसिफिसिटी करोगे कैसे?
रेजिडुअल सॉल्वेंट या जीसी के केस में जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इनेबल्ड ही नहीं है कि आपको पीक प्योरिटी दे सके, आप नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशन है। लेकिन वहाँ पे आपके पास जो उसका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का इंजेक्शन आपको लगाना है। उन सब का इंजेक्शन लगाने के बाद अगर किसी भी पीक का, उन मैट्रिक्स में से किसी भी पीक का इंटरफेरेंस इस मेन पीक पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपका मेथड सिलेक्टिव या स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? सर वो तो वैसे ही आपने ये तो बता दिया कि उसमें जो वो डले हुए हैं मैट्रिक्स हैं, एक्सीडेंट है, बट अगर हमें विदाउट पीडीए करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि उसमें जो से हम एलओडी एलओक्यू डिटेक्शन निकालते हैं सिग्नल टू नॉइस से, तो हमारी जो मेन पीक है उस पर हम नॉइस से भी वो कर सकते हैं कि नॉट मोर देन कितना है, तो उसका जो सिग्नल टू नॉइस होता है जैसे एलओडी एलओक्यू में नॉट लेस देन 3 होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं अगर मेन पीक का वहाँ पे कोई आ रहा है इंटरफेरेंस, तो मतलब कि उसमें हमारी जो पीक की स्पेसिफिसिटी है वो क्लियर नहीं है। एलओडी या लोक्यू निकालने से आप सिर्फ डिटेक्शन का पता कर सकते हो। मान लो 3:1 आपका नहीं मिला, अगर मान लीजिए आपका रिस्पांस है सिग्नल टू नॉइज रिस्पांस 1:1 है, तो वहाँ डिटेक्शन हो रहा है, मतलब कोई दूसरा कंपोनेंट है, इसका मतलब आपका मेथड सिलेक्टिव नहीं है। तो प्योरिटी आपको एसपीएलसी के केस में पीडीए पे करनी है, दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट पे है तो आप वो सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दोगे, मेन पीक को अलग इवेल्युएशन करोगे, कंपोनेंट्स का इवेल्युएशन अलग करोगे और देखोगे कि मेन पीक की जो एनालिटिकल रिजल्ट हैं उस पर कोई इंटरफेरेंस तो नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए यूवी आइडेंटिफिकेशन है, यूवी पे आप कर रहे हो, अगर उसी पे कोई ऑब्जर्वेंस उसकी मिल रही है, आपकी यूवी ऑब्जर्वेंस मिल रही है उसी वेवलेंथ पे, तो आप उसको नहीं ले सकते। मेथड इज नॉट सिलेक्टिव, मेथड इज नॉट स्पेसिफिक। So in this case, recently we got a query for if you're not having the peak purity facility for your detector or your instrument, so based on the resolution, you have to give the for your resolution means peak to peak how much resolution is there. सेम थिंग आई एम सेइंग। केस में सर जो इंटरफेरेंस Take same thing. स्पेसिफिसिटी के केस में सर जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होते हैं, अगर मेन रिस्पांस पर आपका कोई इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो रहा है तो उस केस में जो सब्ट्रैक्ट करके भी हमको मेथड को कर सकते हैं। अब देखिए डीसी का मेथड, कंपोनेंट आपने ले लिया, अब आपको देखना है कि इस पीक पे कोई इंटरफेरेंस है कि नहीं है, इस आरटी पे कोई और पीक आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या करोगे? हो सकता है प्लेसबो की भी कोई पीक इसमें मर्ज हो सकता है, तो आप प्लेसबो इंजेक्ट करोगे। अब प्लेसबो मान लीजिए आपने पीक यहाँ पे दे दी, तो आपका मेथड सिलेक्टिव है। और इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी है उसको भी आप इंजेक्ट करके देखोगे, मान लो इम्प्योरिटी पीक यहाँ पे, तो इसका भी इंटरफेरेंस नहीं है, इसका भी इंटरफेरेंस नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि रिजोल्यूशन से देखते हैं, विजुअलाइजेशन तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन हमें स्पेसिफिक मेथड के बारे में पता तभी लगेगा जब हम अलग अलग इंजेक्ट करेंगे, इंटरफेरेंस चेक करेंगे। हाँ, पीडीए में हमें एक स्पेशल फीचर मिल जाता है प्योरिटी का, इसलिए हम पीडीए स्पेशल में यूज करते हैं। अब एक ये हमने लगाया और मान लीजिए प्लेसबो लगा दिया और प्लेसबो में ऐसा रिस्पॉन्स आ गया, तो ये मेथड हमारा सिलेक्टिव नहीं है। जब हम प्लेसबो के साथ सैंपल को लगाएंगे तो इसका रिस्पॉन्स भी तो आएगा, बट अब जैसा टुनटुन जी ने बताया, ये जो हमारा प्लेसबो है अगर ये कंसिस्टेंट है और हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम दूसरी फॉर्मुलेशन डेवलप कर पाए जिससे ये इंटरफेरेंस हट सके, तो हमारी मजबूरी हो जाती है, हम इसको कंसीडर करेंगे। ये भी स्पेशली से डाइल्यूएंट के केस के लिए लिया जाता है। हाँ, जिसे सपोर्ट करिए कि हम रेजिडुअल सॉल्वेंट के एनालिसिस कर रहे हैं और वो जो है एनएमपी में हम किसी मटेरियल को डिजॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज एनएमपी? एन मिथाइल, एक मिनट, व्हाट इज एनएमपी? पूरी बात बोलो यार, समझ नहीं आ रहा। सपोर्ट करिए कि एसीटोनाइट्राइल का हम एमबी कर रहे की हैं, बात की इन्होंने। एसीटोनाइट्राइल का, हाँ, और एसीटोनाइट्राइल को हम डिजॉल्व कर रहे हैं एन मिथाइल पायरोडन में। तो हो सकता है कि हमारा डाइल्यूएंट जो एन मिथाइल पायरोडन है उसमें जो है एसीटोनाइट्राइल की जगह का रिस्पांस आ रहा हो, तो इसलिए वहाँ पर जो है माइनस करने का। इन एनी केस अगर हम इस इंटरफेरेंस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और हमारी मजबूरी है कि नहीं हमने वही मेथड यूज करना है, हमने वही फॉर्मुलेशन यूज करना है,
और ये कंसिस्टेंट आ रहा है, तो हम इस एरिया से इस एरिया को माइनस करके भी मेथड डेवलप दे सकते हैं कि भाई हमारा ये इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा। आप जब इसकी कैलकुलेशन करो तो इसमें से ये प्लेसिबो या डाइल्यूएंट या इम्प्योरिटी को माइनस करो, ठीक है। इस एडिशनल इंटरफेरेंस को आप सबट्रैक्ट करके तब आप रिजल्ट दो, फिर हम नोट डाल के कर सकते हैं, ठीक है। The selectivity of an analytical method should be demonstrated by its ability to identify or quantify the analyte of interest unambiguously in the presence of component that may be present in the sample such as impurity, diluent and matrix component. इसके लिए हम जनरली HPLC एनालिसिस में पीडीए डिटेक्टर यूज करते हैं। पीडीए डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिसिटी इन HPLC एनालिसिस। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब जनरल कंसीडरेशन रिकमेंडेशन क्या है डाटा के लिए, स्पेसिफिसिटी करने के लिए। आरएस के केस में प्लेसिबो को हम स्पाइक करेंगे एपीआई के साथ, प्लेसिबो तो इंजेक्ट करेंगे ही करेंगे, प्लेसिबो को एपीआई के साथ स्पाइक करेंगे और प्लेसिबो में एपीआई और नॉन इम्प्योरिटीज स्पाइक करेंगे, ठीक है। एक हमने ब्लैंक लगाया, फिर हमने प्लेसिबो लगाया, फिर हमने स्पाइक प्लेसिबो लगाया जिसमें एपीआई और नॉन इम्प्योरिटीज रहेंगी, और उससे पता करेंगे कि उस मेन पीक में हमारा कोई इंटरफेरेंस तो नहीं आ रहा है, इन प्लेसिबोस का इन इम्प्योरिटीज का कोई इंटरफेरेंस तो नहीं आ रहा है आरएस के केस में। अच्छा, जब हमने प्योरिटी की बात की स्पेसिफिसिटी में, तो हम सिर्फ मेन पीक की प्योरिटी देखते हैं या बाकी की प्योरिटी भी देखते हैं? प्योरिटी एंगल देखते हो ना आप? बाकियों का भी देखते हो या इसी का देखते हो? जो इनपुटी दी होगी उसका भी देखते हैं, जो इनपुटी लगाते हैं नॉन इम्प्योरिटी। हाँ, नॉन इम्प्योरिटी जितने भी हमारे पास नॉन इम्प्योरिटीज हैं, हम सभी को, या जितने भी हमारे पास इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में कंसिडरेबल पीक्स हैं, हाँ पीक ऑफ इंटरेस्ट हैं, उन सभी की हम प्योरिटी एंगल देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मेन पीक का देख लिया और बाकी में आपने छोड़ दिया, वहाँ पे किसी और का इंटरफेरेंस आ रहा है, तो आज आप वैलिडेट कर रहे हो इंटरफेरेंस किसी और का आ रहा है, कल कुछ और आएगा, वैलिडेट नहीं होगा, प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं होगा प्रोसीजर। तो पीक प्योरिटी हम सभी पीक्स की देखते हैं। कहीं क्वेरी भी थी? सन 1 क्वेरी है। ऐसे के केस में प्रोडक्ट, ये क्लियर हो गया सबको? आरएस रिलेटेड सब्सटेंसेस। ऐसे के केस में प्रोडक्ट मस्ट बी स्पाइक्ड विद नॉन इम्प्योरिटीज इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। प्रोडक्ट में ऑलरेडी इम्प्योरिटी है, लेकिन हमने और इम्प्योरिटी स्पाइक करनी है। क्यों करनी है? इम्प्योरिटी स्पाइक ऐसे के केस में सर, क्योंकि इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन कम होती है, अगर जो ज़्यादा करेंगे तो मेन पीक के साथ इंटरफेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक में। एक ये भी रीजन है। दूसरा है, यहाँ ऐसे के केस में एक एक्सपेरिमेंट जरूरी है कि आपको सैंपल में ही नॉन इम्प्योरिटीज स्पाइक करनी है। ये इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस में कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसे आपका सप्रेस हो जा रहा है, दब जा रहा है, या वो पीक, वो कंटेंट हम पूरा इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। इन ऐसे प्रोडक्ट मस्ट बी स्पाइक्ड विद नॉन इम्प्योरिटीज इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है ले आए, लिमिट है 0.5% की, और आप ले गए 20 mg आपने डाल दिया, वो बोला जी ऐसे तो आ ही नहीं रहा। सो इट शुड बी इन अप्रोप्रिएट अमाउंट एट स्पेसिफिक लेवल। जो उसकी इम्प्योरिटी का लेवल है उस लेवल पे आप इंजेक्ट करोगे, एंड द ऑब्टेन्ड ऐसे रिजल्ट मस्ट बी अनअफेक्टेड। ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसे आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है, अगर उस लेवल तक भी इम्प्योरिटी रही तो आपका अनअफेक्टेड रहेगा। अब ये इंश्योर कैसे होगा? इंश्योर होगा जब आपने इनिशियल ऐसे किया होगा प्रोडक्ट का, तो उससे कंपैरिजन करोगे, यानी अनमैनिपुलेटेड, यानी उसमें कोई नॉन इम्प्योरिटीज नहीं स्पाइक की, वो इनिशियल प्रोडक्ट का ऐसे से कंपेयर करोगे और आप देखोगे एनालिटिकल वेरिएंस की बात को छोड़ दिया जाए तो वो अनअफेक्टेड है। आरएस के केस में ये हो गया, एसए के केस में ये हुआ। क्लियर? For a purity or impurity test, discrimination can be established by stressing or spiking product to achieve appropriate level of impurities or related substances and demonstrating the absence of interference. Purity या impurity का टेस्ट कर रहे हो आपने, impurity टेस्ट किया, purity टेस्ट किया, तो आपके पास अभी तक जो आपने इंटरफेरेंस देखा वो देखा, उसके अंदर जो प्रेजेंट है या उसमें जो डाइल्यूएंट डाल रहे हैं उसकी इंटरफेरेंस देखी।
लेकिन आपको नहीं पता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, 3 साल है, उसमें जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आएगा वो इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा, वो कहाँ देखा हमने। तो वो देखने के लिए फॉर अ प्योरिटी और इम्प्योरिटी टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय स्ट्रेसिंग और स्पाइकिंग प्रोडक्ट। पोस्ट डिग्रेडेशन स्टडी करते हैं, डिग्रेडेशन हम अप्रोप्रिएट लेवल तक अचीव करते हैं इम्प्योरिटीज का, और फिर वहां पर जब डिग्रेडेशन आ जाता है उसका भी इंटरफेरेंस देखना चाहिए, हमें उसका भी इंटरफेरेंस देखना है। क्लियर है? अवेलेबल का और जो इन फ्यूचर होने वाला डिग्रेडेशन है उसका इंटरफेरेंस तो नहीं है। अवेलेबल कंपोनेंट या मैट्रिक्स का इंटरफेरेंस और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का इंटरफेरेंस, दोनों ही हमें देखना है। कोई डाउट? सर यूवी के केस में कैसे देखें? यूवी में कैसे पता लगेगा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्योर नहीं है? अभी एम्फोटेरिसिन में एक क्वेरी आई है। गुड। आपका उधर इंटरफेरेंस आ रहा है ना, मींस मेन ऑफ द सब्सटेंस। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन, लिमिट ऑफ एम्फोटेरिसिन ए, जिसको निस्टेटिन कंसीडर करते हैं कुछ लोग, पर जब आप मॉलिक्यूल देखोगे तो इट इज़ डिफरेंट। जब आप HPLC एनालिसिस करोगे तो उसकी RT डिफरेंट आएगी, इसकी RT डिफरेंट आएगी। तो एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं की, अच्छा किया आपने रिमाइंड करा दिया। क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल भी हमने स्पाइक करके देखना है कि वो डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेथड से। इस मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो क्लोजली रिलेटेड अगर कोई कंपोनेंट इसके अंदर है, मॉलिक्यूल है, तो कहीं ऐसा तो उसका इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो इंश्योर करने के लिए हमने क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल को भी स्पाइक करके देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिमिट ऑफ एम्फोटेरिसिन ए को हम स्पाइक करेंगे एम्फोटेरिसिन बी के साथ। एम्फोटेरिसिन बी और एम्फोटेरिसिन ए में सिर्फ 3 एटम का फर्क है। कौन सा? हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन का फर्क है, यानी कि क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल है। हम यहाँ पे इसकी भी स्पाइकिंग करके देखेंगे कि वो अलग सेपरेट हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं इस मेथड को यूज करने के बाद। तो ये जनरल रिकमेंडेड डाटा है फॉर कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी। सर ये जो सेकंड वाला बोला आपने, ये अभी इम्प्लीमेंट करना है हमने जब AMP करनी है? यस। तो इसके लिए आपने बोला कि जो नॉन इम्प्योरिटी है उसकी लिमिट से हमने लेना है, तो ऐसे के केस में तो लिमिट नहीं होती है नॉन इम्प्योरिटी की, वो तो रेजोल्यूशन के लिए बात हाँ, करते तो हैं। RS के केस में रहेगी ना। योर RS इज देयर ना। RS में SA के केस में हमने देखना है कि SA का रिजल्ट इम्पैक्टेड तो नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी भी है। वो इम्प्योरिटी किस लेवल तक जा सकती है, उस लेवल के बाहर है तो हम तो यूज ही नहीं करेंगे। उस लेवल तक अगर पहुंच गई तो हमारा ये SA इम्पैक्टेड तो नहीं है, वो कुछ ना कुछ कोई सप्रेशन या कोई इंटरफेरेंस तो नहीं दे रहा है। तो हमें SA इनिशियल के हिसाब से मिलना चाहिए, जो हमने इनिशियल एनालिसिस की और जो हमने स्पाइक्ड इम्प्योरिटीज के साथ SA निकाला है वो सिमिलर मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट योर एनालिटिकल मतलब आपका एनालिटिकल वेरिएंस का जो क्राइटेरिया उसके अंदर। क्लियर? मतलब इम्प्योरिटी स्पाइक कितने ppm की करानी है उसकी As per बात। your requirement. एज पर योर लिमिट Specification limit. रिलेटेड सब्सटेंसेस, रिलेटेड सब्सटेंसेस की जो लिमिट है उससे बाहर चला गया तब तो वो आप प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाले हो, उस तक जाएगा तब आप यूज करोगे। तो हम वर्स्ट केस ले लिए कि उस केस तक भी अगर इम्प्योरिटी आई है इसमें तो हमारा इम्पैक्टेड तो नहीं रहेगा ऐसे। क्लियर है? सो प्रिसीजन और परसेंटेज RSD हम नहीं डिस्कस करेंगे आज, इट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें कोई सवाल है आप पूछ सकते हो अभी। सर क्लैरिटी अभी भी नहीं है यूवी में, हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल प्योर है या इम्प्योर है? उसमें तो SPLC में पता लग रहा है कि प्योरिटी है थ्रेशोल्ड है, हाँ। इसमें कैसे पता लग रहा है? आपका जो मैंने एग्जांपल दिया लिमिट ऑफ एम्फोटेरिसिन ए की, इसमें स्कैनिंग करते हैं हम। हाँ जी, कितने से कितने रेंज 200 तक से 400, है? नहीं, 320 तक। 230 से 320 है। हाँ, 230 to 320 है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर्ड। तो इसमें 230 से 220 से आई थिंक 230 से 320। ओके 230 से 320 तक स्कैन करना है। हाँ जी। और इस स्कैनिंग में जो आपकी एब्जॉर्बेंस है जो इसके लिए आनी है, आपकी लिमिट ऑफ एम्फोटेरिसिन ए के लिए आनी है और एम्फोटेरिसिन बी के लिए आनी है।
जो वेवलेंथ दी हुई है उन वेवलेंथ पे अगर एब्जॉर्बेंस में इंटरफेरेंस दिख रहा है तो आपका मेथड स्पेसिफिक नहीं है। वी आर फेसिंग दिस इशू करंटली। सो हम कुछ नोट या रिकमेंडेशन डाल के बात कर सकते हैं इसके लिए। Otherwise, we have to go to different method to HPLC. हाँ, IR आइडेंटिफिकेशन इज क्लियर। हमने लिमिट ऑफ एम्फोटेरिसिन ए का IR निकाला, एम्फोटेरिसिन बी का निकाला, दोनों को कोरिलेट किया और कोरिलेशन 0.52 आ रहा है, राइट। तो इसमें हमें 0.95 से ऊपर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा सिलेक्टिव मेथड है। IR आइडेंटिफिकेशन हम इससे कर सकते हैं। अगर हम एम्फोटेरिसिन ए को एम्फोटेरिसिन क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल एम्फोटेरिसिन बी से इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये मेथड हमारा सिलेक्टिव है। यूबी का मैंने आज जो बात की थी कि हम एक ट्रायल लेंगे और उसके बाद बात करेंगे, तो मैं अपने सामने एक बार करवा के फिर देखूंगा, फिर बताऊंगा उसको। सर ट्रेनिंग पे सेंड करवानी सकती ठीक है, तुम्हारा क्या सवाल था गौरव? सर वो था System हाँ? suitability. डीजो का क्या? एक्यूरेसी हाँ? एक्यूरेसी का रिकवरी के लिए रिकवरी का प्रोफाइल है -22 + 20। अगर आपका लास्ट इंटरवल है, मतलब एक ही इंटरवल है, तो -75 Q जो भी रहेगा उसे आप -70 और +70 ले लोगे। और अगर आपका प्रोफाइल है तो लोअर लिमिट का -20 और अपर लिमिट का +20 पे आप रिकवरी देखोगे। सर वो This question is मेरा different. कंसर्न है कि This question is different. टैग करेंगे कैसे हम? करेंगे कैसे, डीजो में करेंगे या वो बोलेंगे तो भैया, तो फिर तो तुम्हें टाइम लगेगा, उसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा अगली वीडियो तक। रुक भी नहीं। ठीक है सर, हाँ? अगली वीडियो देख लो। यूट्यूब पे देख। तो अब अगली वीडियो का इंतजार करो। Oh, this is the case for my experience. This is not in anywhere in the monograph or guideline. In my experience for this, you cannot able to do for the accuracy of the level for 100, 120 or 80% in directly of your medium, because your limit is the not. उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा। इस वीडियो से अगर आपको कोई नई लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। आपके अपने YouTube चैनल फार्मा नर्स पर आने वाली कुछ वीडियो के टॉपिक्स इस प्रकार हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।